काली बहू की मॉडल सौतन। अंजना अपने बेटे शुभम की शादी गांव की एक काली लड़की सोनम से करवा देती है, जो कि शुभम को पसंद नहीं आती। गृह प्रवेश के बाद जब सोनम उसे दूध का गिलास देती है तो शुभम गिलास फेंक कर कहता है, देखो तुम मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली है, इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों पति पत्नी बन गए हैं और साथ रहेंगे। तुम जैसी काली लड़की को मैं तो क्या कोई और भी नहीं अपनाएगा। पता नहीं क्यों माँ ने मेरे पल्ले तुम्हें बांध दिया। शुभम जी, आप मुझसे इस तरह बात क्यों कर रहे हैं? इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो इतना जानती हूँ कि मेरे माता पिता ने मेरी शादी आपसे कर दी है, तो मैं आपसे दूर कैसे रहूं? आप तो मेरे पति हैं ना। और मैं काली हूँ तो सिर्फ इसीलिए मैं आपको अच्छी नहीं लग रही। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा क्रीम पाउडर लगा लूंगी। अब तो आप मुझे अपनाएंगे ना? इतनी बदसूरत हो, इतनी काली हो कि पार्लर जाकर भी तुम गोरी नहीं हो सकती, और क्रीम पाउडर का तो तुम पर कोई असर ही नहीं होगा, तो रहने दो। मैंने कह दिया ना, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, न शादी करना चाहता था। माँ ने मेरी शादी जबरदस्ती कराई है, इसलिए मुझसे दूर रहो। मैं कहीं और सोने जा रहा हूँ। शुभम जी, मुझे एक मौका तो दीजिए आपकी पत्नी बनने का। रुक जाइए शुभम जी, रुक जाइए। तुम्हें मेरी एक बात समझ नहीं आती क्या? छोड़ो मेरा पैर। ऐसा कहकर शुभम वहां से चला जाता है। उसकी बातों से सोनम का दिल टूट जाता है और खुद को वो शीशे में देखकर कहती है, क्या मैं इतनी बेकार हूँ, इतनी बदसूरत हूँ कि मुझे कोई नहीं अपना सकता? मैं इतनी ज्यादा काली क्यों हूँ? क्यों भगवान आपने मुझे इतना काला क्यों बनाया? आखिर इसमें मेरी क्या गलती थी? ये तो मैं जन्म से हूँ ना। मेरी शादीशुदा जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। रोते हुए वो अपने सारे गहने उतार देती है और उस शीशे को तोड़ देती है, फिर रोते रोते सो जाती है। अगले दिन सोनम सुबह उठकर अपनी बहू होने के सारे फर्ज निभाती है, पूजा पाठ करती है, खाना तैयार कर लेती है और सास के पैर छूती है। तो अंजना कहती है, जीती रहे बहू, सदा सुहागन रहे। तो बता, आज अपनी पहली रसोई में क्या बनाएगी? माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि गाजर का हलवा और उनकी पसंदीदा रबड़ी बना लेती हूँ। वो थोड़ा नाराज है मुझसे। अपने आंसू छुपाकर सोनम ये बात सास से कहती है, तो अंजना उसे अपने गले लगाकर कहती है, मैं समझ गई तेरे बिना बोले ही कि क्या हुआ होगा। जरूर शुभम तुझ पर चिल्लाया है ना? कोई बात नहीं माँ जी, पर इसमें मेरा क्या कसूर कि अगर मैं काली हूँ? तू सब वक्त पर छोड़ दे, एक दिन वो जरूर तुझे समझेगा, भले ही अभी उसे तेरी कदर नहीं हो रही। तू जा और उसके लिए रबड़ी बना। यह सुनकर सोनम अपनी पहली रसोई का खाना तैयार कर लेती है। फिर जब वो खाना परोसती है तो शुभम उसके हाथ की बनी रबड़ी खाकर बिना कुछ बोले चला जाता है। ये देखकर सोनम कहती है, भले ही वो मुझसे नाराज हैं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने मेरे हाथ की बनी रबड़ी खाई। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त गुजरता है। शुभम सोनम से गुस्सा हुआ रहता था, लेकिन एक दिन सोनम के हाथ में ढेर सारे कपड़े होते हैं, जिससे उसे आगे कुछ नहीं दिखता और वो शुभम से टकरा जाती है। शुभम उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। तभी शुभम कहता है, अरे दिखाई नहीं देता क्या है? सामने से मैं आ रहा हूँ, कुछ हो जाता तो? सामने सीढ़ी भी है, गिर भी सकती हो। इतना कहकर शुभम चला जाता है, पर मन ही मन सोनम बहुत खुश होती है कि शुभम को उसकी फिक्र है। कुछ देर बाद उसे अपनी फाइल और वॉलेट चाहिए। शुभम जी, आप इतनी मीटिंग के लिए परेशान क्यों हो रहे हैं? क्या आपको सामने रखी फाइल नहीं दिख रही? देखिए, आपकी फाइल और वॉलेट सामने रखे हैं। थैंक यू, पर सामने आने की जरूरत नहीं है। मेरा अच्छा काम भी बिगड़ जाएगा तुम्हारी शक्ल देखकर। ये बात सुनकर सोनम का दिल दुख जाता है। वहीं दूसरी ओर शुभम रूपा नाम की लड़की से चक्कर चलाता है और उससे शादी करके घर में ले आता है। वो बहुत ही मॉडर्न लड़की थी, मगर उसे देखकर अंजना कहती है, अरे मोरी मैया, शुभम ये क्या है? और तेरे साथ में ये लड़की कौन है? माँ, ये मेरी अपनी पसंद की बहू है, और देखो कितनी सुंदर है, कितनी गोरी है, और ये मॉडर्न भी है। सोनम की तरह गवार और काली नहीं है, इसलिए मैंने रूपा से शादी कर ली। मैं उससे प्यार करता हूँ और अब से वो यहीं पे रहेगी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों शुभम, क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपने दूसरी शादी कर ली। काश आप मेरे दिल को समझ पाते। देखो, ये फालतू के मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने तो मत दिखाओ। मैंने पहले ही बोला था,
मैं तुम जैसी काली लड़की को अपनी पत्नी नहीं मानता। रूपा ही अब मेरा सब कुछ है। तुम्हें अभी भी यहाँ रहना है तो रह सकती हो। ओह गॉड शुभम, ये लड़की तो सच में ही बहुत काली है और तुम इसे बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। और ये मेरी तरह मॉडल भी तो नहीं है। चलो बहुत देर हो गई, रूम में चलते हैं, अब मैं और बहस नहीं कर सकती। ऐसा कहकर वो दोनों कमरे में चले जाते हैं और सोनम अंजना के गले लगकर बहुत रोती है। माँ जी, मैं तो अपने मन में ये विश्वास लिए अब तक थी कि एक न एक दिन शुभम मुझे अपना ही लेंगे, लेकिन नहीं, वो तो मेरी सौतन ले आए हैं इस घर में और मैं तो उनके सामने बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। अब क्या करूँ मैं? बहू, तू खुद पर और भगवान पर विश्वास रख, एक दिन सब जरूर ठीक होगा। हाँ माँ जी। वक्त गुजरता है। रूपा घर में छोटे कपड़े पहनकर रहती थी, जो कि अंजना को बिल्कुल पसंद नहीं था और आसपास के लोग उसे देखकर अंजना को टोकते थे, लेकिन शुभम उसे कुछ नहीं कहता था। साथ ही रूपा इतनी मॉडर्न थी कि उसे घर के काम करने भी नहीं आते थे। वहीं कुछ दिन तक तो शुभम ने यह नोटिस किया और वो हर सुबह शुभम को नाश्ते के नाम पर मैगी और कॉफी बनाकर दिया करती थी, जिससे शुभम अब बोर हो चुका था। एक सुबह रूपा फिर मैगी और कॉफी बनाकर शुभम को देती है तो शुभम कहता है, ये सब क्या है रूपा, कभी तो कुछ और बना दिया करो। कब से मैंने आलू के पराठे भिंडी की सब्जी नहीं खाई, तुम बस मैगी बना देती हो, शाम को खाना बाहर से ऑर्डर कर देती हो। ऐसा कब तक चलेगा? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, ऊपर से तुम्हारी शॉपिंग। अरे थोड़ा तो हाउसवाइफ बनो। व्हाट? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कहने की? तुम जानते हो ना मैं एक मॉडल हूँ और तुम मुझसे हाउसवाइफ बनने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? यू नो वेरी वेल कि मुझे ये सब बनाना नहीं आता, तुम्हें यही सब खाना होगा। उसी वक्त रूपा के फोन पर एक लड़के के पोस्ट पर कमेंट आते हैं, जिस पर हॉट और लव यू लिखा था। जब शुभम उसकी पोस्ट देखता है जिसमें वो बहुत छोटे कपड़े पहनती है तो शुभम गुस्से से कहता है, ये सब क्या है रूपा, तुम इतने छोटे कपड़े पहनकर पोस्ट कैसे कर सकती हो? और ये लड़का कौन है जो तुम्हें लव यू और ये सब कमेंट कर रहा है? एक मिनट, कहीं वही यही लड़का तो नहीं है जो रोज तुम्हें छोड़ने आता है? मैंने अपनी आंखों से कितनी बार देखा है। बताओ क्या है आखिर सच? तो मुझे चीट कर रही हो ना? हाँ हाँ, मैं तुम्हें चीट कर रही हूँ। मैं तुम्हारे इतने रूल रिस्ट्रिक्शंस अपनी लाइफ में नहीं झेल सकती। मेरी मर्जी मैं कैसे भी कपड़े पहनूं और कोई भी बंदा मेरे साथ घूमे, ये मेरी मर्जी है। तुम्हारे साथ शादी करके तो मैं फंस गई हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, समझ गई? मैं अभी ये घर छोड़ के जा रही हूँ। बड़े आए मुझे हाउसवाइफ बनाने वाले। आज मुझे अपनी गलती पर बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैंने तुमसे शादी की। भले ही सोनम कैसी भी हो, कम से कम मेरा ख्याल तो रखती थी। रूप रंग के चक्कर में पड़कर ये आज मैं देख चुका हूँ कि इंसान की नियत को अंदर से अच्छा होना चाहिए। बाहर से तो तुम जैसे लोग होते हैं जो किसी की वैल्यू नहीं करते। हाँ तो जाओ अपनी खाली कलूठन बीवी के पास, वो तुम्हारी बहुत वैल्यू करेगी। ये कहकर रूपा बैग उठाकर चली जाती है, जिसके बाद शुभम को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो सोनम और अपनी माँ से माफी मांगता है। सोनम, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और शादी के पहले दिन ही बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन असल में तुम हीरा हो हीरा। मैंने रूपा को चुनकर बहुत बड़ी गलती की, मुझे एक मौका और दे दो। मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा, जा माफ कर दे। अजी, मैंने आपको माफ कर दिया, चुप हो जाइए। ऐसा कहकर सोनम उसके गले लग जाती है, जिसके बाद दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। जानकी नाम की एक बुढ़िया अपनी 3 पोती अंजलि, कीर्ति, श्रेया के साथ रहती थी। वो अपनी पोती का काफी समय से ख्याल रख रही थी। दरअसल एक हादसे में उसके बहू बेटे चल बसे, तब से वो अपनी पोतियों को पाल पोस रही थी। अपनी बूढ़ी आंखों और कमजोर हाथ पैरों के बलबूते पर भी वो दूसरे के घर जाकर झाड़ू पोछा का काम करती है। ऐसे ही शाम के समय मालकिन शिवानी उससे कहती है, अरे ओ अम्मा, यहाँ हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठी हो? तुम्हें काम वाम दिया था मैंने, वो हो गया क्या? बर्तन साफ हो गए? हाँ हाँ बेटा, मैंने बर्तन साफ कर दिए, रसोई साफ कर दी। मैं थक गई थी तो थोड़ी देर बैठ गई, इसीलिए मुझे पता है शाम का टाइम हो गया है। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। एक तो बढ़िया हो आप, इतने धीरे धीरे काम करती हो। मेरी चुप्पी का फायदा मत उठाइए, मुझे कहना ना पड़े, काम समय पर कर दिया कीजिए। मेरा बस चले
तो मैं आपको काम पर रखूं ही ना, कछुए की तरह करती हो। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। तू तो जानती है मुझे अपनी 3 पोतियों को देखना पड़ता है। होता नहीं है मुझसे, लेकिन उनके लिए तो जीना ही है मुझे। मैं तुझे शिकायत का मौका नहीं दूंगी। 2 मिनट रुक, अभी अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। बस इसी बात की वजह से मैं आपसे कुछ ज्यादा कहती नहीं हूँ, लेकिन काम तो आपको करना पड़ेगा। अगर पैसे चाहिए तो मुफ्त का खाना तो किसी को नहीं पचता। ये सुनकर बुढ़िया चाय बनाकर शिवानी को पिलाती है, जिसे पीकर वो कहती है, आहा, बस आपकी हाथ की बनी अदरक वाली चाय पीकर मुझे बड़ा सुकून मिलता है, और आपका बनाया हुआ खाना भी बहुत अच्छा होता है। इसीलिए मैं आपको कुछ कहती नहीं हूँ ज्यादा। शाम हो गई है, जाइए आप अपने घर जाइए। ठीक है, खाना मैंने बना दिया है और थोड़ा सा खाना बच रहा है, तो मैं ले जाऊं? नहीं अम्मा, आज मेरी बहन आ रही है तो वो खा लेगी, आप फिर कभी ले जाना। ये कहकर जानकी अपने घर चली जाती है, जहाँ उसकी पोतियां बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। दादी आ गई, दादी आ गई। दादी, आप हमारे लिए कुछ खाने की चीज लाए हो? हाँ दादी, बहुत भूख लगी है। 4-5 घंटों से हमने कुछ नहीं खाया। नहीं बच्चों, मैं कुछ लेकर नहीं आ पाई। मालकिन के घर उनकी बहन आ गई ना। मैं खाना बना देती हूँ, जल्दी से, थोड़ी देर बस रुको। ऐसा कहकर दादी अपने घर में बचे कुचे 1-2 मुट्ठी दाल और चावल को लेकर पानी डालकर पतली वाली खिचड़ी बना लेती है, जिसे खाकर बच्चे कहते हैं, दादी ये तो बहुत पानी वाली खिचड़ी है, दाल भी कम है और अच्छी नहीं बनी। दादी ये नहीं खाना हमें। इतने दिन से आप हमें अजीब अजीब सा बोरिंग खाना खिला रही हो। कुछ अच्छा बना दो ना। हमारे दोस्त तो बर्गर पिज्जा खाते हैं। आज सोनू की मम्मी उसके लिए पैटीज लेकर आई हैं। दादी आप हमें कब खिलाओगे ये अमीर वाला खाना? हाँ दादी बताइए ना, हमें भी एक अमीर वाला खाना खाना है। अरे बेटा, अभी पगार आने में वक्त है, थोड़ा सब्र करो। और घर का राशन, तुम्हारे स्कूल की फीस भी तो देनी है। अमीर वाला खाना तो मैं खिला दूंगी तुम्हें किसी दिन, जब पैसे होंगे। फिलहाल ये खा लो, वरना पेट में दर्द होगा। ठीक है दादी, हम ये खा लेंगे। इसके बाद आप हमें लोरी सुनाना। ठीक है बच्चों। ये कहते ही बच्चे खाना खा लेते हैं। फिर जानकी उन्हें लोरी सुनाती है। चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, बिटिया मेरी सो जाए, नींदी आँखों में आ जाए। लोरी 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 लोरी। चलो, तीनों सो गई। मेरी पोतियां अमीर वाला खाना मांग रही हैं। मुझे इनकी ये इच्छा पूरी करनी ही होगी, क्योंकि उनके माता पिता नहीं हैं, तो ये आस मुझसे लगाती हैं। ऐसा कहकर बुढ़िया सो जाती है। अगले दिन से वो मेहनत करके अपनी मालकिन के यहाँ काम करती है, और वहाँ का खाना बच जाया करता था तो घर लाकर अपनी पोतियों को खिलाती थी। उसे जो पगार मिलती है उससे वो घर का थोड़ा सा राशन ले आती है, और बाकी पैसों से अपने पोतियों की स्कूल फीस भर देती है। वो बहुत कोशिश करती है कि उनके लिए थोड़े से पैसों से जलेबी, रबड़ी या समोसे ले आई, लेकिन बदकिस्मती तो उसके साथ थी। ऐसे ही जब तीनों पोतियां घर के बाहर खेल रही थीं, तो सामने का बच्चा सोनू जलेबी खाते हुए खाकर कहता है, आहा, मजा आ गया। कितनी गरम गरम करारी जलेबियां हैं। तुम तीनों ने तो कभी ये सब खाया ही नहीं होगा, है ना? पता है, परसों मैंने छोले भटूरे खाए थे और आज मम्मी ये लेकर आई हैं। अब कल मैं रेस्टोरेंट में जाऊंगा, माँ के साथ पिज्जा खाऊंगा। वैसे तुम्हारी मम्मी पापा तो है नहीं, तो तुम्हें ये सब दिला सके, और वो बूढ़ी दादी, वो बेचारी चाहेंगी तो भी कैसे दिलाएंगी तुम्हें? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? और वैसे भी सोनू, हमने तुझसे किसी भी तरह की राय नहीं मांगी। जो तू कह रहा है, अगर तू ये सब खा रहा है तो अच्छी बात है। एक दिन हम भी अमीर वाला खाना खाएंगे, तो देखना। ओहो, बुरा लगा, बुरा लगा। जिसको बुरा लगता है ना, वो वैसे ही डींगे हाँकता है। मैं तो चला और गर्मा गर्म जलेबियां खाने।
ये कहकर सोनू चला जाता है, जिससे तीनों बहनों को बहुत बुरा लगता है। वहीं जानकी की हालत कमजोर हो रही थी, जिस वजह से वो धीरे काम करती थी। इसी बात की वजह से एक दिन शिवानी कहती है, बस अम्मा, बहुत हो गया तुम्हारा। अब तुम्हें कल से आने की जरूरत नहीं है काम पर। इतना सर पर नहीं चढ़ा सकती मैं तुम्हें। धीरे धीरे काम करती हो। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कर। मैं कहाँ जाऊंगी, अपनी तीनों पोतियों को कैसे पालूंगी बेटा? घर का खर्चा भी तो है। वो सब मैं नहीं जानती, आप जाइए। ये लो अपने बचे कुछ 4 दिन के पैसे। जानकी बहुत रोती है, लेकिन शिवानी उसकी नहीं सुनती और काम से निकाल देती है। हफ्ता भर बीत जाता है। जानकी के घर बचा कुचा राशन भी खत्म हो जाता है, जिस वजह से 2 दिन बच्चों को भूखा रहना पड़ता है। फिर वो एक दिन मंदिर के पास आकर भंडारे का खाना खा लेते हैं, लेकिन फिर दादी और पोती भूखे थे, जिस वजह से वो रोड पर भीख मांगने के लिए मोहताज हो गए। हे भगवान, ये कैसे जिंदगी दे रहे हैं आप? थोड़ा तो हम पर रहम करिए। मेरी 3 पोतियां भूखी है, ये दिन भी देखना पड़ेगा, पता नहीं था। दादी, आप ज्यादा फिक्र मत करिए, भगवान जी हमारी सुन लेंगे। दादी, भूख लग रही है। बेटा सब्र रख, कुछ ना कुछ मिल जाएगा थोड़ी ही देर में हमें। और जो पैसे मिलेंगे उससे मैं तुम तीनों को अमीर वाला खाना खिलाऊंगी। अरे कोई भगवान के नाम पर दे दो। अरे बेटा मदद कर दो। अरे हटो हटो हटो, पता नहीं कहां कहां से लोग आ जाते हैं भीख मांगने। तभी वो आदमी दुत्कार कर चला जाता है। फिर सामने एक छोटा बच्चा सड़क पर भाग रहा था कि जानकी उस बच्चे को एक ट्रक के नीचे आने से बचाती है। तभी उस बच्चे के माता पिता आकर कहते हैं, मेरा बच्चा रोहन ठीक तो है ना? शुक्रिया अम्मा जी, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया, वरना ना जाने आज क्या अनर्थ हो जाता। शुक्रिया अम्मा जी। अरे आपके पैर से तो खून निकल रहा है, आप हमारे घर चलिए। अरे बेटा ठीक हूँ मैं। अरे नहीं अम्मा, आप चलिए। ठीक है बच्चों, तुम भी आ जाओ। बेटा ये मेरी तीनों पोतियां हैं, इन्हें भी ले चलो। ये कहकर वो लड़का अपनी कार में सबको बिठाकर अपने घर ले जाता है, जहां वो दादी की मरहम पट्टी करता है और उन्हें खाना खिलाता है। इतना बढ़िया खाने को खाकर दादी पोती कहती हैं, अरे भाई ये खाना तो बहुत अच्छा है, कितने समय बाद, और ये सब तो पहली बार खाया है। शुक्रिया बच्चों, बड़े दिनों से हमने खाना नहीं खाया था और ना ही मेरी पोतियों ने। शुक्रिया अंकल, ये बर्गर पिज्जा हमने पहली बार खाया है। हमारा बहुत मन था कि हम अमीर वाला खाना खाएं। सच में मजा आ गया, काश ऐसा खाना रोज खा पाते। आपका जितना मन करे उतना खाना खा लो। एक बात पूछूं, इनके मम्मी पापा नहीं हैं? हाँ बेटा, इनके मम्मी पापा नहीं है, इसीलिए मैं ही बोलती हूँ। पर अब मेरे पास काम नहीं है, तो कुछ समय से खाने के लाले पड़ गए थे। आपको काम तलाशने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा बहुत बड़ा होटल है, अगर आप चाहो तो उसमें देसी खाना बनवा सकते हो। हाँ बेटा, मैं जरूर करूँगी। मैं खाना बनाने में बहुत अच्छी हूँ, मुझे सारा खाना बनाना आता है। उसी दिन से जानकी साहिल के होटल में देसी खाना बनाती है, जिसकी उसे अच्छी खासी पगार मिलती है और वो अपनी पोतियों को पालती है। साथ ही अमीर खाना खाने का सपना भी उनका पूरा हो जाता है। इस तरह वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।